नमस्कार। चलिए आज भारतीय संवैधानिक कानून के एक बहुत ही बुनियादी और उतने ही दिलचस्प पहलू पर बात करते हैं। संविधान में संशोधन कैसे होता है और उससे भी ज्यादा जरूरी कि क्या इस शक्ति की कोई सीमाएं हैं। तो आज की हमारी चर्चा का मुख्य सवाल यही है। What are the provisions relating to power and procedure of amending the Constitution? Is the power to amend the Constitution absolute or subject to certain limitations? यानी संविधान के संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया से जुड़े क्या प्रावधान हैं? और क्या संविधान को संशोधित करने की ये शक्ति पूरी तरह से निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट है या इस पर कुछ सीमाएं भी हैं? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारे संविधान को बदलने की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर है क्या। दिलचस्प बात यह है कि हमारा संविधान खुद में बदलाव के लिए 3 अलग-अलग तरीके बताता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 3 तरीके हैं। पहला और सबसे आसान है साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी। ये कुछ खास अनुच्छेदों पर लागू होता है, जैसे किसी नए राज्य का निर्माण करना। दूसरा तरीका है विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी, जो ज्यादातर संशोधनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और साथ ही उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी होता है। और तीसरा तरीका सबसे सख्त है। इसमें विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए होती है। ये तरीका खास तौर पर संघीय ढांचे से जुड़े मामलों में अपनाया जाता है। अब अगर हम अनुच्छेद 368 के तहत औपचारिक प्रक्रिया की बात करें, तो इसके कुछ तयशुदा कदम हैं। सबसे पहले संशोधन का बिल संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, पेश किया जा सकता है। फिर उसे दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना होता है और अगर जरूरत हो तो आधे राज्यों की सहमति भी ली जाती है। अंत में बिल राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति यानी असेंट के लिए जाता है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति ऐसे संशोधन बिल पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। वो इसे मना नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमने प्रक्रियाओं को तो समझ लिया है। अब हम उस टकराव पर बात करेंगे जो संसद और न्यायपालिका के बीच हुआ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको ये चर्चा फायदेमंद लग रही है तो इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही गहरी कानूनी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। और यहीं से भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। सवाल एक ही था, क्या संसद के पास संविधान को बदलने की असीमित शक्ति है? तो देखिए, सारा झगड़ा इन 2 अनुच्छेदों के बीच था। एक तरफ है अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है, और दूसरी तरफ है अनुच्छेद 13 जो कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून या विधि नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो। तो असली सवाल ये था, क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन भी अनुच्छेद 13 के दायरे में एक कानून माना जाएगा? और फिर आया वो ऐतिहासिक केस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून ही है। और इसका मतलब ये हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव या संशोधन नहीं कर सकते। संसद की सर्वोच्चता और संविधान की अपनी एक पवित्रता, इसी खींचतान के बीच से निकला सुप्रीम कोर्ट का वो सबसे बड़ा न्यायिक आविष्कार, जिसे हम कहते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। ये सिद्धांत कैसे विकसित हुआ, उसे आप इस टाइमलाइन से समझ सकते हैं। कहानी 1967 के गोलकनाथ केस से शुरू हुई, जिसने संसद की शक्ति पर रोक लगा दी। फिर 1973 में आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने मूल ढांचे के सिद्धांत को जन्म दिया। और फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस ने इस सिद्धांत पर आखिरी मोहर लगा दी, इसे और मजबूत कर दिया। केशवानंद भारती केस का जो सार था, जो निचोड़ था, वो इस एक लाइन में है। कोर्ट ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, वो संविधान के मूल ढांचे या उसकी बुनियादी रूपरेखा को नहीं बदल सकती। तो देखिए, कोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला। अब सवाल ये उठता है कि ये मूल ढांचा आखिर है क्या? तो कोर्ट ने इसके कुछ उदाहरण दिए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, शक्तियों का बंटवारा और एक बहुत जरूरी चीज, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू।
इसका सीधा सा मतलब है कि अदालतें ये जांच सकती हैं कि संसद का बनाया कोई कानून संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। इन मूल तत्वों को किसी भी संशोधन से हटाया नहीं जा सकता। अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संसद खुश नहीं थी, तो इसके जवाब में संसद ने 1976 में 42वां संशोधन पास किया और उन्होंने सीधे सीधे अनुच्छेद 368 में ही 2 नए क्लॉज जोड़ दिए, क्लॉज 4 और 5, और इनके जरिए ये घोषित कर दिया कि हमारी संशोधन करने की शक्ति असीमित है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अब देखते हैं कि संसद के इस कदम पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब था और कैसे इस सिद्धांत को हमेशा हमेशा के लिए भारतीय कानून में स्थापित कर दिया गया। और वो जवाब आया 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में। सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन से जोड़े गए उन दोनों नए हिस्सों को, क्लॉज 4 और 5 को सीधे सीधे रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये क्लॉज संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं और इसलिए ये असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। इस केस के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। कुछ बुनियादी सिद्धांत तय हो गए। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, भारत में संसद नहीं संविधान सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। दूसरी बात, संसद की संशोधन करने की शक्ति सीमित है, असीमित नहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात कि ये सीमित शक्ति और न्यायिक समीक्षा खुद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं, जिन्हें संसद भी नहीं हटा सकती। तो इस पूरी लंबी बहस का, इस पूरे टकराव का जो निचोड़ है वो ये है कि संविधान ने संसद को संशोधन करने की शक्ति तो दी है, लेकिन वो शक्ति सीमित है। वो शक्ति संविधान को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। संसद को संविधान के मूल ढांचे की सीमाओं के अंदर ही काम करना होगा, और यही सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि समय के साथ बदलते हुए भी हमारे संविधान की मूल पहचान और उसकी आत्मा हमेशा सुरक्षित रहे।